इससे आगे हम देखते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मेथड या मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कि हीट को यानी उष्मा को हम एक जगह से दूसरी जगह किस मेथड से ले जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहले आता है अपने पास कंडक्शन, हिंदी में बोला जाता है चालन। दूसरा आता है अपने पास कन्वेक्शन, संवहन। तीसरा आता है अपने पास रेडिएशन, विकिरण। और चौथा जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम, जनरली ये ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में रेयरली कोई टीचर आपको ये टीच करता है, और वो कौन सा है? एडवेक्शन, अभिवहन। चलिए एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन होता है अपने पास फ्लो ऑफ हीट। जैसे मेरे पास ये कोई रोड है, इस रोड के अंदर मैं देखता हूं मेरे पास मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर। इस सिरे को मैं गर्म करता हूं तो यहां से हीट, इसके पास इस तरीके से हीट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जा रही है, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जगह से नहीं हिल रहा। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जा रही है, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जगह से नहीं हिल रहा। इसे मैं अगर मान के चलता हूं ये टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर कैसा रहेगा? हाई, क्योंकि इस सिरे को गर्म किया जा रहा। ये टेम्परेचर कैसा रहेगा? लो। और हीट हमेशा कहां फ्लो करती है? हाई से लो टेम्परेचर। और हमें कैसे कंफर्म होगा कि इस सिरे पे हीट पहुंच चुकी है? तो इस सिरे पे अगर मैं थोड़ा सा वैक्स रख देता हूं, मोम रख देता हूं, थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं ये वैक्स क्या कर गया है? मेल्ट कर गया, पिघल गया है। इसका मतलब हीट यहां से यहां तक पहुंच चुकी है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कंडक्शन की? कि फ्लो ऑफ हीट, उष्मा का प्रवाह, फ्लो ऑफ हीट विद मॉलिक्यूल्स, उष्मा का प्रवाह अणुओं के द्वारा विद मॉलिक्यूल्स। दूसरी कंडीशन क्या है? कि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जगह से नहीं हिल रहा। विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्लो ऑफ हीट with the help of molecules without actual movement of molecules, molecules अपनी जगह से ना हिले। इस तरीके का जो हीट का फ्लो रहेगा वो कहलाता है कंडक्शन। अब इससे आगे देखिए कि ये हमने कोई मेटेलिक रोड ली थी। अब अगर हम मटेरियल चेंज करते हैं तो कैसे वो चीजें फ्लो ऑफ हीट बाय कंडक्शन को इफेक्ट पहुंचाती हैं। तो ये तो था इसका बेसिक डेफिनेशन, लेकिन एक बार इसको न्यूमेरिकल टाइप में भी हम करके देख लेते हैं ताकि एग्जाम में आने वाले हर तरीके के क्वेश्चन का हम जवाब दे पाएं। ये मैं एक रोड मान के चल रहा हूं, मेरे पास कोई रोड है, इस रोड का ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, यानी कि ये एंड ए, ये एंड बी। इस सिरे का टेम्परेचर मैं मान के चला हूं T1 और इस सिरे का टेम्परेचर मान के चला हूं T2। ये इसकी लेंथ है और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसे ए की वजह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे ए लेंगे तो इसे क्या नाम देते हैं? PQ। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि इसकी जो मोटाई है वो ए। ये चीजें हमने देखी हैं।
तो इस सिरे को अगर मैं हीट करता हूं, इस सिरे को अगर मैं गर्म करता हूं, तो इसे दी जाने वाली हीट क्या है? क्यू है। इसे दी जाने वाली हीट क्यू। तो यहां से कितना क्यू यहां पहुंचेगा वो जानने के लिए, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, तापमान का अंतर। ये जो हीट होगी, ये हीट है अपने पास, उष्मा है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम T, क्योंकि जितने ज्यादा समय के लिए गर्म करोगे उतना ज्यादा हीट पहुंचेगा। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितनी ज्यादा मोटाई होगी उतनी ज्यादा हीट वहां जाएगी। अब लास्ट पॉइंट क्या बचता है कि Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ। अब इन सब चीजों को मैं कंबाइन करके एक जगह लिख देता हूं। कैसे? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T, जो तापमान का अंतर है, डेल्टा T किसके बराबर हो गया अपने पास? T1 माइनस T2 इंटू टाइम T डिवाइडेड बाई किसके? लेंथ की। अब यहां से तो रिलेशन निकल के आया कि कैसे इंक्रीज होगा, लेकिन कितना इंक्रीज होगा इसके लिए इक्वल टू चाहिए हमें। तो Q इक्वल्स टू K A डेल्टा T इंटू T डिवाइडेड बाई L, ये फाइनल रिलेशन निकल के आया है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट K का यूज किया है, वेयर K इज थर्मल कंडक्टिविटी। किसी भी वस्तु के लिए ये उष्मीय चालकता का मान है, उष्मीय चालकता का मान है। थर्मल कंडक्टिविटी उष्मीय चालकता का मान है। K की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं थर्मल कंडक्टिविटी की, मैं बात करता हूं, पहले इसका देख लीजिए यूनिट। यूनिट जानने के लिए क्या करना होता है हमें? जिसका यूनिट निकालना उसे एक साइड, बाकी सारा एक साइड। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? K इज इक्वल टू Q L डिवाइडेड बाई A डेल्टा T, ये चीज आया। यहां से इनका यूनिट लिखूं मैं, Q का जूल, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर चेंज का केल्विन और एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है। जूल पर सेकंड वो होता है वाट, एनर्जी बाय टाइम यानी कि पावर वो होता है वाट। उसके बाद हमें यहां से दिखाई दे रहा है ये मीटर बचा हुआ है, ऊपर जाएगा तो पर मीटर, और ये केल्विन ऊपर जाएगा तो पर केल्विन, यानी कि यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है? वाट पर मीटर पर केल्विन, पर मीटर पर केल्विन। ये यूनिट है किसकी? थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मीय चालकता की। एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये मैक्सिमम किसके लिए होती है? तो मैक्सिमम ये होती है डायमंड के लिए। और अगर आपसे कहे कि मेटेलिक सब्सटेंस के लिए, किस मेटेलिक सब्सटेंस, किस धात्विक वस्तु के लिए, तो मेटेलिक सब्सटेंस में सबसे ज्यादा होती है सिल्वर के लिए। मेटेलिक सब्सटेंस में सबसे ज्यादा होगी सिल्वर के लिए। तो आपसे अगर पूछे कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा का सर्वोत्तम सुचालक होता है हीरा। और आपसे अगर पूछे बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा का सबसे अच्छा धात्विक सुचालक, बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा का सबसे अच्छा धात्विक सुचालक, तो आंसर क्या होगा अपने पास? चांदी। उसके अलावा अगर हम देखें मेटेलिक सब्सटेंस की बात करूं मैं, तो हीट के केस में सबसे पहले आता है सिल्वर। सिल्वर के बाद अपने पास आता है कॉपर। कॉपर के बाद अपने पास आता है एल्यूमिनियम।
और एल्युमिनियम के बाद आता है गोल्ड। ये सीक्वेंस बनता है। लेकिन अगर यही बात की जाती इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिसिटी के केस में, तो गोल्ड एल्युमिनियम से पहले आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी के केस में, लेकिन हीट के केस में एल्युमिनियम गोल्ड से पहले आएगा। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है। ये सीक्वेंस सबसे अच्छा कौन है? सिल्वर। ओवरऑल सबसे अच्छा कौन है? डायमंड। किससे पता चलता है? के की वैल्यू से। जिसके लिए के की वैल्यू ज्यादा उसके लिए कंडक्टिविटी ज्यादा। के का यूनिट क्या रहेगा? वाट पर मीटर पर केल्विन। फॉर्मूला क्या रहेगा? ये सारे फॉर्मूले हैं अपने पास, जिसकी सहायता से हम ये निकाल सकते हैं कि हीट यहां से और इस सिरे के ऊपर कितना पहुंचेगा। फ्लो ऑफ हीट हम निकाल सकते हैं। तो इससे आगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहता है अपने पास? द फ्लो ऑफ हीट बाय कंडक्शन इज पॉसिबल only when two conductors of heat is in contact. Two conductors of heat is in contact. ये चीज आपको समझनी है। तो इसी के अंदर अगर हम कुछ चीजें और जान ले, क्या कहना क्या चाह रहा है? जैसे मेरे पास एक सिल्वर प्लेट है, और इसके ऊपर मैं रख देता हूं एक हॉट ऑब्जेक्ट, एक गर्म वस्तु। तो जब ये इस कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या होगा? हीट इस तरफ ट्रांसफर होगा। और किस मेथड से होगा? कंडक्शन से। यानी कि कुछ समय बाद ये सिल्वर प्लेट भी गर्म हो जाएगी। वही दूसरा केस में लेके चलता हूं, सिल्वर प्लेट की बजाय मैं लेके चलता हूं वुडन बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स, और इसके ऊपर फिर मैं हॉट ऑब्जेक्ट रखता हूं। अब यहां से आप देखोगे कि इस हॉट ऑब्जेक्ट की वजह से ये गर्म नहीं होता। हॉट ऑब्जेक्ट की वजह से ये गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इंसुलेटर है, इंसुलेटर ऑफ हीट, उष्मा का कुछ अलग है। तो यहां पे कंडक्शन मेथड काम नहीं करेगा। यहां से हॉट ऑब्जेक्ट से जो हीट निकलेगी अब वो बाय रेडिएशंस निकल सकती है, लेकिन कंडक्शन यहां पे पॉसिबल नहीं होगा। यहां पे कंडक्शन के द्वारा हीट फ्लो पॉसिबल नहीं है। आई होप इस लाइन के बारे में आप जान चुके होंगे। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस सोल्व करने में आपकी मदद करेगा। कन्वेक्शन संवहन स्टेटमेंट क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ हीट, उष्मा का प्रवाह विद मॉलिक्यूल्स, अणुओं की सहायता से उष्मा का प्रवाह। सर ये तो पिछले में भी था, तो डिफरेंस कहां आ रहा है? विद एक्चुअल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, विद एक्चुअल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के वास्तविक स्थानांतरण से। लेकिन पिछले में क्या था कि मॉलिक्यूल्स का मोमेंट नहीं होगा।
तो कंडक्शन तो सबसे अच्छा किस में होता है? सॉलिड के अंदर होता है। पॉसिबिलिटीज लिक्विड और गैस में भी होती हैं, लेकिन कन्वेक्शन की पॉसिबिलिटीज सिर्फ किस में मिलेंगी? लिक्विड एंड गैस। कन्वेक्शन के द्वारा हीट फ्लो या तो लिक्विड में होगा या गैस में होगा। अगर लिक्विड के द्वारा हीट फ्लो हो रहा है तो इसमें दो मेथड हो सकते हैं। पहला वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, और दूसरा इसके अंदर बॉइलिंग। दूसरा इसके अंदर बॉइलिंग यानी कि उबलना। वाष्पीकरण और उबलना। एक चीज ध्यान दीजिए, वेपराइजेशन एक सरफेस फिनोमिना है, सतह पे होने वाली घटना है। लेकिन बॉइलिंग वस्तु के अंदर तक होने वाली घटना है, यानी कि बल्क फिनोमिना है, आंतरिक गतिविधि, इंटरनल फिनोमिना। बल्क फिनोमिना है, इंटरनल फिनोमिना है। उसके बाद वेपराइजेशन में दूसरा पार्ट हम देखते हैं, एट एनी टेम्परेचर। ये एट एनी टेम्परेचर होगा, ये होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसमें एट एनी टेम्परेचर में कंडीशन क्या है? बिलो बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक से पहले ये घटना हो सकती है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस कि जब बॉइलिंग होगा तो उस समय तापमान परिवर्तन नहीं होगा, यह समताप प्रक्रिया है। समताप प्रक्रिया। नेक्स्ट यहां से हम देख रहे हैं कि अपने पास एक वर्ड आया है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हम यहां डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? मान के चलो कि एक बर्तन लिया मैंने, इस बर्तन के अंदर लिक्विड ले रहा हूं, इस लिक्विड को हम गर्म करेंगे, इस लिक्विड को हम गर्म करेंगे, तो गर्म करने पे हमें क्या मिलेगा कि इसमें वेपर्स बनना शुरू हो गए। इसमें वेपर्स बनना शुरू हो गए। तो इसमें वेपर बन रहे हैं, तो ऊपर की तरफ ये वेपर जो प्रेशर लगाएंगे उसे हम नाम देंगे क्या? वेपर प्रेशर। इनका जो प्रेशर रहेगा उसे क्या नाम देंगे हम? वेपर प्रेशर। और इन वेपर के ऊपर जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है वो रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। और एक ऐसा तापमान जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, एक ऐसा तापमान जहां पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, वो कहलाता है क्या? बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा तापमान जहां वायुमंडलीय दाब और वाष्प का दाब बराबर हो जाए, वही कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक। और क्वथनांक हम किससे मापते हैं? क्वथनांक हम मापते हैं हाइसोमीटर, HYPSO मीटर, हाइसोमीटर। ठीक है। उसके बाद देख रहा हूं आपकी, जैसे इसे गर्म करोगे तो इसका साइज चेंज होगा। भाई वाटर को गर्म करोगे तो इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो यहां से क्या क्वेश्चन बनता है? चेंज इन वॉल्यूम मेजर्ड बाय, चेंज इन वॉल्यूम आयतन का जो परिवर्तन है मेजर बाय किसके द्वारा? तो आंसर होगा डाइलेटोमीटर। ये किसके द्वारा? डाइलेटोमीटर के द्वारा। ये चीज आप देखते हैं। तो ये किससे देखा हमने कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। उससे कम टेम्परेचर पे क्या हो सकता है? वेपराइजेशन। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, उससे कम। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। और बॉइलिंग के लिए कौन सी हीट चाहिए हमें? बॉइलिंग के लिए हमें लेटेंट हीट चाहिए, गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट हमें गुप्त ऊष्मा चाहिए।
चलिए अब इससे आगे की फिनोमिना स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिए, अभी कन्वेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कन्वेक्शन संवहन कंप्लीट नहीं हुआ है। जो इसमें बेसिक एग्जांपल आपको याद रखने की, फ्लो ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन, वो एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे अच्छा एग्जांपल है अपने पास सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज क्या होता है एक बार जान लेते हैं। जैसे मान के चलो ये सी है, इधर अपने पास सरफेस है, ये सरफेस है। दिन के समय की बात करता हूं मैं, इस सन है। यहां से जब हीट आएगी तो क्या होगा, सरफेस जल्दी से गर्म हो जाता है, सरफेस जल्दी से गर्म होगा तो यहां से गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठना शुरू कर देंगे, यहां से गर्म हवाएं ऊपर की ओर, और इन गर्म हवाओं की जगह लेने के लिए ठंडी हवा जाएगी। तो ये इस तरीके से चलेगा, ये इस तरीके से चलेगा अपने पास, हवा का ये मोमेंट रहेगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि दिन के समय जो हवाएं समुद्र से सतह की ओर चलती हैं उन्हें क्या नाम देंगे, सी ब्रिज, समुद्री पौने। इसी तरीके से आप देखोगे कि रात के समय मान के चलो कि ये सी है, ये सरफेस है, रात के समय यहां सन की जगह क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा। तो सन की जगह मून होगा, क्या होगा, रात के समय पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा, ना जल्दी से गर्म ना जल्दी से ठंडा। तो यहां से क्या देखने को मिलेगा हमें, यहां से हमें मिल रहा है कि पानी अभी भी गर्म है, तो यहां से गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठ रही हैं, और इन गर्म हवाओं की जगह लेने के लिए ठंडी हवाएं, इनके रात के समय हवा की दिशा ये रहेगी, सतह से समुद्र की ओर। इसे नाम दिया जाता है लैंड ब्रिज, स्थलीय पौने इसे नाम दिया जाता है। इसी तरीके से अपने मौसमी पौने चलते हैं, ट्रेड विंड, मौसमी पौने जो मौसम के अनुसार जो चेंज होती है। तो सी ब्रिज, लैंड ब्रिज और ट्रेड विंड। उसके बाद है गैस इनसाइड बल्ब। कैसे, ये मान के चलो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इसके अंदर गैस है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इसके अंदर गैस है। अब यहां से आप देखोगे तो क्या होगा कि जब ये फिलामेंट, फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। जब ये फिलामेंट गर्म होगा, जब ये फिलामेंट गर्म होगा तो यहां से हीट मूव करना स्टार्ट करेगी, ये गैस गर्म होके इस तरीके से मूव करेगी, इसके अंदर मूव करेगी, और ये गैस जब गर्म होगी, ये गैस जब हीट होती है तो यही गैस किससे बदल जाती है, प्लाज्मा के अंदर बदल जाती है। प्लाज्मा क्या, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और प्लाज्मा होता क्या है, सुपर हीटेड, अति उष्म, सुपर हीटेड आयनाइज्ड गैस, आयनित गैस। ये कौन सा प्लाज्मा है, ये हमने खुद तैयार किया है, तो ये आर्टिफिशियल प्लाज्मा है, कृत्रिम प्लाज्मा है, इसका उदाहरण है। तो इसके अंदर जो गैस गर्म हो रही है वो गैस मूव करेगी तो किस मेथड से हीट फ्लो होगी, तो ये जो गैस है इसके अंदर हीट होने के बाद किस मेथड से, तो आंसर होगा कन्वेक्शन। इस बल्ब के अंदर उष्मा का प्रवाह, अंदर कन्वेक्शन होगा, बाहर रेडिएशन होगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गैस इनसाइड बल्ब। उसके बाद अपने पास आता है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड।
फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, बादल का बनना। अब बादल के बनने में आप देखते हो कि जैसे जैसे वेपर ऊपर जाते हैं तो फॉर एवरी 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल बी, ऑलमोस्ट 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, टेम्परेचर कम होगा। दूसरी बात, जैसे जैसे वेपर ऊपर जाएंगे तो ऊपर प्रेशर कम है तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी यहाँ वेपर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा तो वहां वेपर हो सकता है 5 पे, 7 पे या 10 डिग्री सेल्सियस पे भी जम जाए। तो ये दोनों फैक्टर जिम्मेदार हैं किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। अब यहाँ वेपर अपने अंदर हीट लेके जा रहा है, इसका मतलब गैस या लिक्विड अपने अंदर हीट लेके जा रहा है, तो कौन सा मेथड यहाँ काम करेगा, कन्वेक्शन। इसके अलावा हमने देखा बॉइलिंग ऑफ वाटर, जल का उबलना, ये भी किस पे बेस्ड है, कन्वेक्शन पे बेस्ड है। उसके बाद हम एक फिनोमिना और देख रहे हैं, इवेपराइजेशन। अब यहां पे देखो वेपराइजेशन और इवेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है। वेपराइजेशन वर्ड यूज करते हैं हर एक लिक्विड के लिए, लेकिन उसमें से अगर पर्टिकुलर हमें निकालना हो, पर्टिकुलर हमें एक के लिए कि फॉर वाटर के अगर हम डिस्कस करते हैं, पानी के लिए अगर हम बात करें तो वहां पे क्या लगा देते हैं, इवेपराइजेशन। ये ई वर्ड वाटर को शो कर रहे हैं, तो इवेपराइजेशन से रिलेटेड भी हम आगे देखते हैं। फिनोमिना क्या कहता है कि इवेपराइजेशन कोच, इससे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट। सर कैसे, तो गर्मी के मौसम में पौधे अपने आप को बचाने के लिए, गर्मी के मौसम में पौधे अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, इवेपराइजेशन, और उस इवेपराइजेशन की फिनोमिना को हम नाम देते हैं ट्रांसपिरेशन। पौधे अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन। इसे बोला जाता है वाष्प उत्सर्जन। वाष्प का उत्सर्जन, उससे क्या होगा कि जब वाष्प निकलेगी, वेपर बनेंगी, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कि इसका तापमान कम हो जाएगा, तो ये अपने आप को स्टेबल रख सकता है। जैसे हमारी बॉडी से स्वेटनिंग होती है, स्वेटनिंग, जो पसीना बाहर आता है, वो किस लिए आता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन। वैसे भी हम वार्म ब्लड एनिमल्स हैं, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, सर्दी गर्मी दोनों में एक जैसा रहता है। तो जब भी इवेपराइजेशन होगा, इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। जैसे मान के चलो मिट्टी का घड़ा है, तो इसके सरफेस के ऊपर जैसे इसके अंदर पानी डालो, ये पोरस पार्ट है, छिद्र है, इसके अंदर पानी डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये छिद्र, यहां से पानी सरफेस पे आ जाएगा, और सरफेस पे आने के बाद क्या कर जाता है, इवेपराइजेशन। इवेपराइजेशन हो जाएगा, इसका वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए गर्मी के मौसम में मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, ये सारी चीजें। इसके अलावा इवेपराइजेशन का एक अच्छा पार्ट और देख लेते हैं हम। मान के चलो कि अपने पास एक लार्ज ड्रॉप है, लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर है, और अब ये ड्रॉप अपने से छोटे पार्ट्स के अंदर टूट रहा है। हो सकता है ड्रॉप का साइज ये हो, ये पूरा बड़ा एक ही ड्रॉप था, अब ये छोटे छोटे ड्रॉप्स में। हो सकता है ड्रॉप का साइज ये हो,
और हो सकता है ड्रॉप का साइज। अब ऐसा आपको कहां देखने को मिलेगा, ऐसा आपको कूलर के अंदर, डेजर्ट कूलर के अंदर देखने को मिलेगा, ऐसा आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को मिलेगा ये ड्रॉप साइज, और ऐसा आपको एयर कंडीशनर में देखने को मिलेगा, एयर कंडीशनर एसी के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहां से कंसेप्ट क्या कहता है, जब भी एक बड़ी बूंद अपनी सी छोटी बूंदों के अंदर टूटेगी तो सरफेस एरिया, छोटी बूंदों का टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा और यहां का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा, इनकी क्या होगी, कूलिंग होगी। और इसके विपरीत अगर हम बात करें कि छोटी बूंद मिलके एक बड़ी बूंद बनाती है तो सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा और टेम्परेचर यहां पे इंक्रीज करता है।